आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर उनकी जायदाद को छीन लेना चाहते थे। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुने। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा। मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और इतना कहते ही राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहां कोई भी नहीं जाता था। जो भी कभी जाता वो कभी वापस नहीं आ पाता। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा उस जगह पर भटकती रहती है। कुछ दिनों बाद उस हवेली में एक प्रेमी जोड़ा वहां पर घूमने आया। सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर पर किसी को बिना कुछ बताए रजत के साथ आए थे। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर राणा साहब को जिंदा दफना दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। ये देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाता। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वो वहां किसी के होने का आभास पाती है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच ले जाता है जहां राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ दोस्तों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली तक पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। वो जब उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता चला कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आना। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक जो भागने की कोशिश करता है, वो भागते भागते एकदम से जमीन में धंस जाता है। जब सब लोग भागकर वहां उसके पास जाते हैं तो पाते हैं कि वो जमीन में दफन हो चुका है। उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। समीर समझ जाता है कि उस हवेली में जो भी प्रेत आत्मा है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही गुस्से में है। अगर वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करें तो शायद वो लोग कभी भी जिंदा निकल नहीं पाएंगे। समीर वहीं पर बैठे कुछ प्लान बनाने लगता है। तभी कुछ देर बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो लोग क्यों ना एक एक करके इस हवेली से बाहर निकलें और भागने की कोशिश ना करते हुए चुपचाप दबे कदमों से बाहर निकलें। सब लोग इसी तरह से एक एक करके भागने की कोशिश ना करते हुए भगवान का नाम लेते लेते उस हवेली से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन उस हवेली में सुबह के वक्त पुलिस पहुंचती है। पुलिस को उस हवेली के आसपास खुदाई करने पर
3 लाशें मिलती हैं। उनमें से 2 लाशें सपना और रजत की थे और तीसरी उनके दोस्त की। उसके बाद से पुलिस ने उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी वो हवेली उसी जगह पर खड़ी है, मगर वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो बड़े ही सधे कदमों से चला जा रहा था। उसके कदम इतने हौले हौले उठ रहे थे कि एक पांव के उठने का आभास दूसरे पांव को भी नहीं हो पा रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, पर किसी तरह उस आदमी ने अपनी धड़कनों को काबू किया हुआ था। चारों ओर डरती नजरों से देखता हुआ आखिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। वो अब धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। नीचे पहुंचकर उसने धीरे से अपने साथ लाई उस छोटी सी बाल्टी को उस बावड़ी के पानी में डुबोया। बाल्टी भर लेने के बाद फिर वो उन्हीं सधे कदमों से ऊपर आने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वो दिख गया जिसका उसे डर था। उसे देखकर वो थर थर कांपने लगा, पर इस कपकपाहट में भी उसने बाल्टी के पानी को गिरने नहीं दिया। उसने धीरे से वो बाल्टी एक किनारे पर रख दी और उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मालिक, मालिक, बस एक बाल्टी पानी मालिक, चाहे तो आधी कर लो। सूरज, तेरी इतनी औकात कि तू ठाकुर की बावड़ी मेरी बावड़ी से पानी चुराए? माफी मालिक, हम जिस बावड़ी से पानी ले जाते हैं कल तक वो बावड़ी साफ हो जाएगी। आज ये पानी ले जाने तो मालिक, मेरे लड़के को बुखार है, प्यास से उसका गला सूख रहा है मालिक। उसे उस बावड़ी के गंदे पानी को नहीं पिला सकता मालिक। ठाकुर गरज कर बोला, तो क्या चोरी करने की बात थी? जैसे सब ले जाते हैं वैसे ही ले जाता। उसने नीचे नजरें किए हुए कहा, बच्चे की बीमारी में सारा पैसा उठ गया मालिक। खाने को थोड़ा बहुत रूखा सूखा है, पानी खरीदने को पैसा कहाँ से लाता? तो तू क्या समझता है ये ठाकुर ऐसे तुझे पानी ले जाने देगा? दया कर दो मालिक, मेरा बच्चा मर जाएगा। मरता है तो मरने दे, ये पानी तू नहीं ले जा सकता। ठाकुर बाल्टी को लात मारने के लिए उस ओर बढ़ा। बाल्टी के आगे सूरज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सूरज, सामने से हट जा, नहीं तो तेरी लाश गिरेगी। पर सूरज नहीं हटा। उसके आगे प्यास से व्याकुल अपने बच्चे का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा हो। और कुछ मिनट बाद उस बावड़ी के बगल में रखी हुई नुकीली लोहे की रॉड उस लाश के सीने में धंसी हुई थी और उस लाश से बहता हुआ खून बावड़ी के पानी में मिलकर पानी को लाल कर रहा था। इस घटना के समय उन 2 व्यक्तियों के अलावा वहां कोई तीसरा मौजूद नहीं था। कुछ दिन बाद उसी बावड़ी की तरफ फिर से एक आदमी के कदम उठे। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन क्योंकि दूसरी बावड़ी गांव से दूर थी, इसलिए वो मजबूरन उस बावड़ी में पानी लेने को गया था। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने दिन रहते पानी क्यों नहीं लाया, और घर में पानी नहीं था तो बताया भी तो अंधेरा होने पर। वो धीरे धीरे बावड़ी में उतरा, अपनी बाल्टी में पानी भरा और ऊपर आ गया। पर ये क्या, जैसे ही उसने अपनी बाल्टी में देखा सारा पानी लाल था, खून की तरह लाल, गाढ़ा, चिपचिपा। उसने डर से वो बाल्टी वहीं उलट दी। नीचे बावड़ी से एक आवाज गूंजी,
इस बावड़ी से पानी ले जाना इतना आसान है क्या? ये बावड़ी खून मांगती है, खून। एक और कर्कश हंसी की आवाज गूंजी। उस आदमी ने नीचे बावड़ी में देखा। नीचे बावड़ी का सारा पानी लाल था, बिल्कुल खून की तरह। अचानक उस बावड़ी से एक लंबा सड़ा गला हाथ निकला और उसने उसी लोहे की रॉड पर उस आदमी को पटक दिया। रॉड सीने में धंसी गई और उस आदमी का खून रिस रिस कर बावड़ी के पानी में मिलने लगा। फिर बावड़ी के चारों ओर शांति छा गई, मानो जैसे उस खूनी बावड़ी की प्यास बुझ गई हो। बावड़ी के किनारे हुई उस घटना के बाद से उस बावड़ी को चारों तरफ से घेरा बनाकर बंद कर दिया गया। गांव के सारे लोग डरते थे। अब उधर कोई नहीं जाता। ठाकुर का परिवार अब उधर कदम भी नहीं रखता था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। फैजाबाद जिले के गौरा घाट स्टेशन पर हमेशा दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वो बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रह कर बिजली चमक रहे थे। रात के समय साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अपने घर आने को सोच रहा था, क्योंकि इस बारिश में किसी भी सवारी का मिलना जैसे नामुमकिन सा था। उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वो फिर से वहीं रुक गया, इस आस में कि हो सकता है उस ट्रेन से उसे कोई सवारी मिल जाए। इतने में ही और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना कि जैसे हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। इतने में ही ट्रेन आ गई और बिजली रह रह कर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र करीब 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, जैसे शहर से आ रही हो। और वो सीधे उस ऑटो ड्राइवर की तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? तो इस पर दुर्गेश बोला, मेम साहब, अगर अभी इस वक्त चलूँगा तो देखो 500 रुपया लूँगा, क्योंकि रामपुर यहाँ से काफ़ी दूर है, और अगर सुबह चलोगी तो 200 में ही चलूँगा। लड़की ने बोला, आप 500 ले लेना, लेकिन मुझे अभी घर पहुँचा दो। दुर्गेश ने ठीक है कहा, पहले 500 निकालो, फिर लेकर चलूँगा मेम साहब। तो इस पर उस लड़की ने कहा, देखिए अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 ही है, इसलिए तो कह रही हूँ कि घर पहुँचा दो, वहाँ से मैं आपको 200 दे दूँगी। दुर्गेश ने अपना सिर हिलाकर ठीक है कहा और फिर ऑटो चल पड़ी। वो लड़की पीछे चुपचाप बैठी हुई थी और दुर्गेश भी चुपचाप ऑटो चलाए जा रहा था। रामपुर स्टेशन से काफ़ी दूर था, तो वहाँ पहुँचने में अभी समय लगने वाला था। दुर्गेश तेजी से ऑटो को भगाए जा रहा था। रास्ते पर दूर दूर तक उसकी ऑटो के अलावा और कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रहे थे। तभी दुर्गेश ने बात करने के इरादे से उस लड़की से पूछा, आप इतनी रात गए कहाँ से आ रही थी मेम साहब? तो इस पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्गेश को लगा कि शायद वो बात नहीं करना चाहती, इसलिए दुर्गेश ने भी फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऑटो चलाने लगा। कुछ देर बाद दुर्गेश रामपुर पहुंचा और फिर उस लड़की के बताए एड्रेस पर रुका। ऑटो रुकी और वो लड़की ऑटो से उतरकर घर के अंदर की ओर जाने लगी। तभी दुर्गेश ने उस लड़की को कहा, मेम साहब जरा जल्दी कीजिएगा,
मौसम खराब हो रहा है। ये सुनकर भी ना तो वो लड़की रुकी और ना ही कोई जवाब दिया। वो सीधे चलते चलते घर के अंदर चली गई। अब उसे अंदर गए हुए करीब आधा घंटा बीत चुका था, मगर वो अंदर से बाहर नहीं निकली थी, ना ही उसका कोई अता पता चल रहा था। दुर्गेश ने सोचा कि अब काफ़ी देर हो गई है, उसे अंदर जाकर किराया मांग लेना चाहिए। रात के करीब अब 3 बज चुके थे जब उसने घर के दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी माता अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोली। उन्होंने दुर्गेश को देखते ही पूछा, जी आप कौन? इतनी रात को यहाँ पर, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों मार रहे हो? इस पर दुर्गेश ने बोला, वो मेम साहब आई थी, उन्होंने पूरा किराया नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर आ गया और काफ़ी देर भी हो रही है। तो इस पर माता जी ने कहा, क्या? कौन सी मेम साहब? यहाँ पर तो सिर्फ मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले मेरी बेटी रहती थी, वो अब नहीं रही। माता जी अभी इतना कह ही रहे थे कि तभी दुर्गेश की नज़र वहीं पास ही के सामने की दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर उसी लड़की की फोटो टंगी हुई थी जिसे दुर्गेश अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लेकर आया था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की के फोटो के ऊपर फूलों की माला टंगी हुई थी। तभी दुर्गेश ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो यही थी वो मेम साहब, मैं इन्हें ही लेकर आया था। दुर्गेश की बात सुन उन माता जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, इसको मरे कई साल हो गए, यही तो मेरी बेटी थी। ये सुनकर तो दुर्गेश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। दुर्गेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या वो अभी अभी एक आत्मा को लेकर आया या फिर कुछ और? दुर्गेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भागते भागते अपनी ऑटो के पास आया और फिर अपनी ऑटो लेकर वहां से चल पड़ा अपने घर की ओर। रास्ते पर वो यही सोचता रहा कि आखिर वो लड़की थी कौन? अगर वो आत्मा थी तो फिर उसने मुझे ही क्यों चुना उसके घर तक छोड़ने को? और फिर वो ट्रेन से उतरकर अपने घर क्यों जा रहे थे? इन सवालों के जवाब दुर्गेश को कभी भी मिल नहीं पा रहे थे। दुर्गेश अभी अपनी ऑटो लेकर तेजी से घर की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने रियर व्यू मिरर में पीछे की तरफ देखा तो पीछे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसके पीछे वही लड़की बैठी हुई थी जिसे थोड़ी देर पहले दुर्गेश ने घर छोड़ा था। अब तो दुर्गेश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की वापस से उसकी ऑटो रिक्शा में कैसे आ गई। वो रियर व्यू मिरर में कभी देखता तो कभी सामने रोड पर अपनी ऑटो संभालता। इसी बीच अचानक से डर की वजह से ऑटो पर से उसका नियंत्रण हटा और फिर ऑटो सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमी हुई थी। पुलिस भी वहां पर आए हुए थे। दुर्गेश की ऑटो सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से ठुकी हुई थी। सामने का कांच टूटा हुआ और उस कांच के अंदर घुसकर एक लकड़ी दुर्गेश के सिर के आर पार हो चुकी थी। जी हाँ, दुर्गेश मारा जा चुका था और वहीं ऑटो के पिछली सीट पर 100 के 2 नोट रखे हुए थे, यानी 200 रुपए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।